Good morning, students. I am your SS teacher, and today we are going to read the remaining part of chapter number 1, the Indian Constitution. तो बेटे आप अब तक आपने पढ़ा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेट ऑफ रूल है। जिस तरह से किसी गेम के अंदर, चाहे वो फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं, तो इसी तरह से देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का एक सेट होता है और उस सेट ऑफ लॉज को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो हमने अब तक ये पढ़ा था कि नेपाल के अंदर काफ़ी समय तक मोनार्की शासन रहा, राजतंत्र, काफ़ी संघर्ष किए वहाँ की जनता ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए, और आखिरकार वे सफल हुए। और सफल होने के बाद उन्होंने सोचा कि जो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसके अंदर परिवर्तन करके लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करेंगे और उससे हम जो है प्रत्येक नागरिक के हितों को ध्यान में रख करके इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने अब तक पढ़ा था कि भाई किस तरह से हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर जो भेदभाव है उसको किस तरह से हम दूर करते हैं। शबनम इज इन ए फिक्स, शी हैज़ ए डिसीजन टू मेक। जो शबनम है वो दुविधा में है, उसने डिसीजन लेना है। आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारो टेस्ट। कल मेरा टेस्ट होना है और उसके लिए मुझे 2 चैप्टर रिवाइज करने। बट इट इज़ टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। लेकिन ये तो मेरे पसंदीदा टीवी प्रोग्राम का समय है। आई एम डाइंग टू वॉच इट। मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ देखना। बट इफ़ आई डू दैट, अगर मैं ऐसा करती हूँ, आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न। तो मेरे पास जो है अपने जो अध्याय हैं उनको दोहराने का समय नहीं बचेगा। शबनम, व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड? शबनम, आप इतनी परेशान क्यों हो? आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम। मैं ये टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ। बट आई हैव टेस्ट टुमारो, लेकिन कल मेरा टेस्ट है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी, अगर आप सभी टीवी देखेंगे, आई विल आल्सो वांट टू वॉच, मैं भी देखना चाहूँगी। आई हैव एन आइडियाज़, मेरे पास एक विचार है। व्हाट, क्या? इफ़ नो वन वॉचेज टीवी, अगर कोई भी टीवी ना देखे टुनाइट, आज रात, देन आई मे नॉट बी टेम्प्टेड, तब मैं भी जो है इसके लिए ललचाऊंगी नहीं। तो मेरा मन भी नहीं ललचाएगा और हमारा काम हो जाएगा। इट इज़ गुड थिंग्स आई डिडंट वॉच टीवी। ये अच्छी बात है कि मैं जो है टेलीविज़न नहीं देखा मैंने। देर आर सो मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे पर्सन हैं। फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर, जो पिछले 2 चैप्टर हैं उनमें बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनकी मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत थी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टोरी बोर्ड था हमने इसको ध्यान से पढ़ा। सिमिलरली इसी तरह से द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन। इसी तरह से संविधान हमें फैसले लेने से रोकता है। दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव इन। उन बड़े बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें देश विश्वास रखता है और
दैट द कंट्री बिलीव इन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इट इज़ पॉसिबल, ये संभावना है, दैट मैनी पीपल हु लिव इन ए डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील। भाई बहुत सारे आदमी जो प्रजातांत्रिक देश के अंदर रहते हैं वे अवश्य महसूस करते होंगे, दैट पार्टी पॉलिटिक हैज़ बिकम सो एक्रीमोनियस दैट वी नीड ए स्ट्रांग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। कि जो दलगत राजनीति है, यानी जो पार्टी पॉलिटिक्स है, वो बहुत ही भयानक हो गई है, उसका बहुत ही विकृत रूप हो गया है, और इसको ठीक करने के लिए किसी तानाशाह को हमने शासन सौंप देना चाहिए टू सेट द राइट, इसको ठीक करने के लिए। स्वेप्ट बाय द इमोशन दैट मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टेटोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। इस भावना में बहकर लोग बहुत ज़्यादा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस स्वीम टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। एक अच्छा संविधान देश की जो बुनियादी जो संरचना है, जो ढांचा है, उसको इस तरह के उन्माद से बचाता है, इस तरह की सनक से बचाता है। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजन दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। और ऐसे जो प्रावधान होते हैं उनको आसानी से पलटने नहीं देता, जिनके द्वारा नागरिकों के अधिकारों को आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की भी रक्षा होती है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ऊपर का जो वाद विवाद है, बहस है, यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि जो संविधान है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक प्रजातांत्रिक समाज के अंदर। लेट अस रिकेप द रीजन व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आओ फिर से देखते हैं कि कैसे संविधान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रजातांत्रिक समाज के अंदर, बाय रिकॉलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल दैट यू हैव रीड अबाउट थ्रू दीज एग्जाम्पल। जो ये एग्जाम्पल है, इनके माध्यम से आपको पता लगेगा किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ नेपाल आर राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ द पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। भाई जो नेपाल के लोग हैं वे एक नया संविधान लिख रहे हैं। भाई उन्होंने जो प्रजातंत्र के लिए जो लोगों ने आंदोलन चलाया, उसकी सफलता के बाद वे एक नया संविधान लिखने के लिए जा रहे हैं। सुरेश द क्लास मॉनिटर रोंगली पिक ऑन अनिल। जो सुरेश है, जो क्लास का मॉनिटर है, वो अनिल के साथ, जो उसी कक्षा का सहपाठी है, उसके साथ जो है ना गलत व्यवहार करता है। द गर्ल डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल। जो लड़कियां हैं, डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल नहीं खेल सकते हैं, बिकॉज द बॉयज आर ए मेजोरिटी इन क्लास, क्योंकि लड़कों की क्लास के अंदर मेजोरिटी है, और जो मेजोरिटी में बॉयज कहते हैं वही गेम जो है टीचर करवाते हैं। तो इस तरह से शुभम डिसाइड टू रिवाइज हर चैप्टर इंस्टेड ऑफ वाचिंग टीवी। शबनम जो है वो चाहती है कि वो अपना चैप्टर रिवाइज करे टीवी देखने की बजाय। कॉन्स्टिट्यूशन रूल इट लेड डाउन डिटेल दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री। ये जो है इन आदर्शों के बारे में बताता है कि जिससे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आओ अब प्रयत्न करते हैं और समझते हैं। इन विच द अबव पॉइंट गेट ट्रांसलेटेड इनटू सर्टेन आइडियल एंड रूल। और किस तरह से उपरोक्त जो बिंदु हैं उस खास जो आदर्श हैं उनके बारे में बताते हैं। बाय स्टडिंग सम की फीचर, उनका हम अध्ययन करते हैं, कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की कुछ खास आयामों का अध्ययन करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, भारतीय संविधान मुख्य लक्षण।
बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी तक आते आते द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल, कि जो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था वो एक्टिव था संघर्ष के अंदर, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का जो संघर्ष था उसमें एक्टिव था। फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जो स्वतंत्रता उन्होंने ब्रिटिश रूल से प्राप्त की थी, फॉर सेवरल डिकेड्स, कई दशकों से संघर्ष चल रहा था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, और जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष था तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था वो उसमें एक्टिव था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, भारत स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिंग एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक, और ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिंग, और उसमें बहुत ज़्यादा समय लगा सोचने में और प्लानिंग करने में, व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक, कि एक स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। अंडर द ब्रिटिश रूल दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स, अंडर द ब्रिटिश, अंग्रेजों के तहत वे मजबूर थे नियमों को मानने के लिए। दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, जिन नियमों को बनाने में उनकी भूमिका नहीं थी, उन नियमों को वे मानने के लिए मजबूर थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन, जो लॉन्ग एक्सपीरियंस था अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट, कन्विंस इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी ए डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कि औपनिवेशिक राज्यों के लंबे अत्याचारी शासन में ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जिसके अंदर सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और उनको सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार मिले। What remained to be done that then was to work out the way in which the democratic government would be set up in India, और इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, एंड द रूल दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग, और उसके कामकाज के जो नियम हैं वो किस तरह के हों। दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल, ये सब जो है एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता था, बल्कि एक ग्रुप था लगभग 300 व्यक्तियों का, हु बिकेम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली इन 1946, जो 1946 में संविधान सभा के मेंबर बने, एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वे जो है संविधान के निर्माण के लिए 3 सालों तक संविधान सभा की बैठकों में हिस्सा लेते रहे, या बैठकें संविधान की होती रही, और वे इस तरह से संविधान के अंदर अपना योगदान देते रहे। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them, ये जो मेंबर थे संविधान सभा के, इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेवारी थी। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटी, क्योंकि जो देश था वो बहुत सारे भिन्न भिन्न समुदायों से बना था। हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों से संबंधित थे। एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, और उनकी भिन्न संस्कृति थी। आल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, लगभग उस समय जब संविधान लिखा गया था, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल ट्रिमर, भारत के अंदर बहुत भारी उथल पुथल चल रही थी। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज एमिनेंट, कि जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा था वो लगभग तय था। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर, और कुछ जो
और कुछ जो रियासतें थी वे तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर्ड डिसमल, और जो सामाजिक आर्थिक जो स्थिति थी भयानक थी। All of these issues played on the mind of the member of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। They rose to the occasion and gave this country a visionary documents that reflect a respect for the maintaining diversity while preserving national unity. लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बड़ी ही बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिए जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। द फाइनल डॉक्यूमेंट्स आल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इराडिकेटिंग पॉवर्टी। जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स, जो आखिरी जो दस्तावेज था, आल्सो रिफ्लेक्ट, उसने ये भी बताया देयर कंसर्न, अपनी चिंता जताई फॉर इराडिकेटिंग पॉवर्टी, कि गरीबी को जड़ से उखाड़ा जाए थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। किसके द्वारा? सामाजिक आर्थिक सुधारों के द्वारा। एज वेल एज इम्प्रेसिंग द क्रूशियल रोल, और उन्होंने जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि जो जनप्रतिनिधित्व है उनके चयन में, जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने इस चीज़ पर भी जोर दिया। लिस्टेड बिलो दे आर द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे के जो हिस्से हैं उनमें भारतीय संविधान के कुछ मुख्य जो आवाम हैं उनका उल्लेख किया गया है। वाइल रीडिंग दीज, जबकि इनको पढ़ते हुए कीप इन माइंड, हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए द अबव मेंशन कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी, ऊपर जिनका जिक्र किया गया है ये चिंताएं, जैसे भिन्नता की, यूनिटी एकता, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक आर्थिक सुधार एंड रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व, दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स वर ग्रैपलिंग विद, जिसके साथ जो इसको लिखने वाले जो हैं, इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ इन चिंताओं का किस तरह से हल किया। और नेक्स्ट पॉइंट इज फेडरलिज्म, संघवाद। दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा सतर की सरकारों का होना। इन इंडिया, भारत में, वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। भारत के अंदर हमारे पास जो लेवल है वो कैसा है? स्टेट लेवल है और सेंट्रल लेवल है। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो शासन का तीसरा स्तर है। एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन द क्लास 6 बुक। आपने इसको छठी की जो बुक है उसके अंदर पढ़ा होगा। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7। कक्षा 7 की किताब में हम राज्य सरकार के कामकाज को हमने देखा है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हमें केंद्र सरकार के बारे में
भी हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and भारत में इतने सारे जो समुदाय हैं उनकी उपस्थिति का क्या अर्थ है ये हम देखेंगे। इसका मतलब ये था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिससे राजधानी दिल्ली में बैठे हुए जो मुट्ठी भर लोग हैं डिसीजन फॉर मेकिंग एंड मेकिंग डिसीजन फॉर एवरीवन, कि जो बहुत कम मात्रा में जो लोग हैं वे देश के फैसले न ले सकें। हमने इसमें ये देखना है कि भाई जो न्यू दिल्ली के अंदर जो बहुत कम मात्रा में लोग बैठे हुए हैं वे इस फैसले को ना ले सकें। इंस्टेड इट वॉज इम्पोर्टेंट, और ये भी महत्वपूर्ण था, टू हैव another level of government in the state so that decision could be made for that particular area। प्रांतीय स्तर पर भी जो सरकारों की जो व्यवस्था की गई थी, इसका ये मतलब था कि इलाके जो हैं उनके हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सकें। While each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issue, भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। Subject of national concern requires that all of these states follow the law of the central government, और राष्ट्रीय महत्व के जो सवाल हैं, जो मामले हैं, इन पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन contain list that detail the issue that each tier of the government can make law on। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई थी जिसमें बताया गया कि कौन से स्तर की सरकार किस मुद्दे पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती थी। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम द वर्क दैट इट डज। और यही मैंने जिक्र किया कि इस तरह से जो सरकार थी, संविधान के अंदर ये भी स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक जो सरकार का जो टायर था, जो स्तर था, उसको जो पैसा था काम करने के लिए वो कहाँ से प्राप्त हो। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मियरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रा देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉ एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारत में रहने वाले सभी जो लोग हैं, इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। Our second point is parliament form of government। संसदीय शासन पद्धति। The government, the different tier of government that you just read about consist of representative who are elected by the people। सरकार के सभी सतर जो हैं, टायर जो हैं, उन पर प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, उनका चुनाव कौन करता है?
उनका चुनाव लोग खुद करते हैं। वो आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। योर क्लास 7th बुक बिगिन विद द स्टोरी ऑफ कांता। आपकी जो कक्षा 7वीं की जो किताब है वो आरंभ होती है कांता की कहानी से। हु वाज स्टैंडिंग इन लाइन, जो लाइन में खड़ी है टू वोट डालने के लिए ड्यूरिंग द इलेक्शन के दौरान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन, कि जो भारत का जो संविधान है वो सभी नागरिकों को संविधान की रचना करने के लिए गारंटीड यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को क्या अधिकार देता है भाई, कि सभी वैश्विक नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। When the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी, जो भारत का संविधान है, गारंटी यूनिवर्सल डिफरेंसेस, सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। व्हेन दे आर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भारत के संविधान की रचना हो रही थी, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ट, जो सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने महसूस किया दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेज फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज एंड दैट दिस वुड हेल्प एनकरेज ए डेमोक्रेटिक माइंडसेट एंड ब्रेक द क्लचेज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हेरिटेज। अब हम आपको ये बताएंगे, जब संविधान सभा के सदस्य संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जो स्वतंत्रता का जो स्ट्रगल था उसमें भारत के जनता जो थी उसको वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया, क्योंकि सभी नागरिकों ने स्वतंत्रता संघर्ष के अंदर भाग लिया तो उन सभी का अधिकार बनता था कि वे वोट डालने का अधिकार उनको दिया जाए। और उनको विश्वास था कि वे इस में न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता था। कि जो मासी थी यूनिवर्सल सफ्रेज, उसमें क्या करते थे, क्लचेज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट जेंडर हेरिटेज, इसमें जो है ना ऊंच नीच की जो बेड़ियां थी और औरत मर्द के अंदर जो डिफरेंस था, जाति का, वर्ग का, इन सब को तोड़ा जा सकता था। दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। दिस मीन इसका अर्थ था कि जो भारत के लोग हैं उनकी सीधी भूमिका थी अपने प्रतिनिधि को चुनने की। आल्सो इवन सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड, भाई देश का नागरिक, उसका सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी है, गरीब है, अमीर है, कैन आल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन, वो चुनाव के अंदर हिस्सा ले सकता था। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, जनता के प्रति अकाउंटेबल थे, जवाबदेही थे। भाई अगर मान ले जनता इनको चुनाव के अंदर वोट देकर इनको विनर साबित करती है तो इनकी जवाबदेही होती थी, ये जवाब देने के योग्य होते थे कि भाई हमें क्या काम किया है, कैसे किया है, क्या है। यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेटिव इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन यूनिट 2 ऑफ दिस बुक। आप इसके बारे में जो इस पुस्तक की जो दूसरी जो इकाई है, यूनिट जो 2 है, उसमें जो प्रजातांत्रिक जो कार्य हैं, उनके जो महत्वपूर्ण है जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा।
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार देर आर 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट। राज्य के क्या है भाई? 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? दीज आर द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। द लेजिस्लेचर रेफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो विधायिका है उसमें हमारे निर्वाचित, जो हम जनता के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे शामिल होते हैं। द एग्जीक्यूटिव द स्मॉलर ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और जो कार्यपालिका है उसके अंदर ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ द बुक। जो न्यायपालिका है उसके बारे में आप जो है ना यूनिट जो 3 है उसके अंदर पढ़ेंगे। रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे? हम न्यायालय की व्यवस्था को देखेंगे, जो न्यायालय की व्यवस्था से संबंधित है इन कंट्रीज, देश के अंदर। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द स्टेट। भाई जिसके बारे में हम राज्य की किसी भी शाखा के द्वारा अगर सत्ता का दुरुपयोग को रोकना है तो उसको रोकने के लिए इस न्यायपालिका के अंदर प्रावधान किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान कहता है दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, कि जो संविधान है ये कहता है कि ईच ऑफ दीज ऑर्गन, कि जो प्रत्येक जो अंग है स्टेट का, राज्य का, शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। वो क्या करता है? वो अपनी शक्तियाँ एक दूसरे से अलग रखेगा या उसकी शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। थ्रू दिस, इसके माध्यम से ईच ऑर्गन एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर ऑर्गन। और इस तरह से शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। एंड द इंश्योर दैट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3, और जिससे तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो स्टूडेंट्स, आप जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू। चैप्टर को ध्यान से रीड करना है और इसको समझना है। ओके।